प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हो भाई सब लोग। आज 24 अप्रैल का दिन है और 24 अप्रैल का दिन आप सबके लिए सबको पता है आज हमारा राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस भी है और दुनिया के महान खिलाड़ी क्रिकेट खिलाड़ी जिसको आप क्रिकेट का भगवान भी कहते हो सचिन तेंदुलकर का जन्म दिवस है। तो आज हम आपसे फिर एक बार इसे यूट्यूब चैनल के माध्यम से करंट अफेयर्स फरवरी 2000 की जो घटना चक्र है इनको लेकर के आपके बीच में हम आए हैं। आज तमाम जो आपके जनवरी 2020 का जो तमाम घटना चक्र है जिसमें चाहे खेल का हो, राजनीति का हो, सांस्कृतिक कल्चर, खूब सारे जो क्षेत्र हैं इनको लेके हम आपके बीच में चर्चा करेंगे। मैं कल भी आपको बता रहा था प्यारे बच्चों, ये जो अपना फरवरी माह का जो घटना चक्र जिसकी चर्चा मैं आपसे कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपकी एग्जाम के लिए एक इम्पोर्टेंट की जो सूची होती है उनमें आप इनको स्थान दें और लगातार इनको बराबर रिपीटेशन करें। मैं फिर आपको बोल रहा हूं कि तय करीबन आपका पुलिस का कंपटीशन हो, पटवार का कंपटीशन हो, चाहे आपका रेलवे का कंपटीशन हो, इस दृष्टि से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जिसकी चर्चा हम आपके बीच में करेंगे। फरवरी 2020 तो सबसे पहले चर्चा करेंगे जिसमें आज अपना जो पहला क्वेश्चन रहेगा, पहला जो आपका जो क्वेश्चन है वो है अपना 22वां विधि आयोग। प्यारे बच्चों, विधि आयोग का गठन हमारे देश में आजादी के बाद 1955 में किया गया था और विधि आयोग का मुख्य कार्य होता है सरकारों की जो कामकाज होते हैं उनमें जो अड़चनें होती हैं, जो समस्याएं होती हैं, उन तमाम समस्याओं को विधि आयोग द्वारा उनका समाधान किया जाता है। तो इससे पहले जो विधि आयोग था 21वां विधि आयोग था और 21वां विधि आयोग का जो कार्यकाल था वो अगस्त 2019 में समाप्त हो गया और अब जो 22वें विधि आयोग है इसकी मंजूरी केंद्र सरकार द्वारा, दूसरी भाषा में यूं समझ सकते हैं मोदी सरकार द्वारा फरवरी 2020 में इसके गठन को मंजूरी दी गई। 22वें विधि आयोग के गठन को मंजूरी दी गई फरवरी 2020 में। 21वां जो विधि आयोग था इसका कार्यकाल अगस्त 2019 में समाप्त हो गया था और इनके जो 21वें विधि आयोग के जो अध्यक्ष थे वो आपको प्यारे बच्चों पता होना चाहिए। 21वें विधि आयोग के जो अध्यक्ष थे बलबीर सिंह चौहान थे। बलबीर सिंह चौहान। मैं आपको एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, विधि आयोग का मुख्य कार्य होता है सरकारों के कामकाज में जो दिक्कतें होती हैं, जो समस्याएं होती हैं, जो रुकावटें होती हैं, उनका समाधान विधि आयोग द्वारा किया जाता है। विधि आयोग का गठन 1955 में किया गया था और इसका जो मुख्यालय है वो दिल्ली में है, जिसमें कुल 5 सदस्य होते हैं जिनमें एक अध्यक्ष होता है और 4 इसके अन्य सदस्य होते हैं। सारे लोग अपने देश की जो न्यायिक सेवा है उनके सारे लोग होते हैं, न्यायिक सेवा से संबंधित सारे लोग इसमें होते हैं। इसके अलावा अगला जो अपना क्वेश्चन रहेगा उसकी हम चर्चा करेंगे जो अपने देश का राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, जिस समय आप यूं कह सकते हो कि वर्तमान में कोरोना वायरस का जो प्रकोप चल रहा है इसको भी अपन आपदा ही कहेंगे। ऐसी जो आपदाएं आती हैं इनके लिए सरकारों का एक संगठन होता है जिसको हमारे देश में इससे जो संगठन का नाम है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और इसका जो अध्यक्ष होता है प्यारे बच्चों राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का इसका जो अध्यक्ष होता है वो आपका प्रधानमंत्री होता है, पदेन अध्यक्ष। और आपको पता होना चाहिए राष्ट्रीय आपदा जो प्रबंधन प्राधिकरण है इसका मुख्यालय अपने दिल्ली में है और इसकी जो स्थापना की गई थी वो प्यारे बच्चों 1995 में की गई थी। तो अभी हाल ही में जो आपको जानकारी दे रहा हूं उसके करंट की अपन बात कर रहे हैं, करंट विषय की जो बात कर रहे हैं, इसमें अभी हाल ही में
सेना का सेवानिवृत्त जो आपका लेफ्टिनेंट जनरल है, इसको हम सब लोग जानते हैं सैयद अता हुसैन। सैयद अता हुसैन को इसका सदस्य नियुक्त किया गया। सैयद अता हुसैन राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, इसका मुख्यालय आपको पता है दिल्ली में है और इसका गठन किया गया था 1995 में। और प्रधानमंत्री इसके क्या होते हैं, पदे अध्यक्ष। तो वर्तमान में अपने जो प्रधानमंत्री हैं माननीय नरेंद्र जी मोदी हैं, जो इसके क्या हैं, अध्यक्ष। इसके अलावा हम बात करेंगे आपसे ठीक है, आगे बात करते हैं। पाकिस्तान देश का आपको पता होगा, जिसमें अभी पाकिस्तान को दुनिया की जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, जिसका गठन 1989 में किया गया था G7 द्वारा। इस फाइनेंशियली एक्शन टास्क फोर्स के द्वारा पाकिस्तान को ग्रे सूची में शामिल किया गया। पाकिस्तान को ग्रे सूची में शामिल करने का क्या मीनिंग है, मैं आपको यूं समझा सकता हूं प्यारे बच्चों। ग्रे सूची का पाकिस्तान को ग्रे सूची में इसलिए शामिल किया गया क्योंकि पाकिस्तान ने आतंकी समूह को फंडिंग देने में रोकने में नाकाम रहा। दूसरी भाषा में कह सकता हूं कि इससे जो आपका संगठन था फाइनेंशियली एक्शन टास्क फोर्स का, जो ये पाकिस्तान को मैसेज था कि हम लोग दुनिया की तमाम जो वित्तीय संस्थाएं आपकी मदद तभी करेंगी जब आप आतंकियों को फंडिंग देना बंद करोगे। लेकिन पाकिस्तान ऐसा करने में विफल रहा, नाकाम रहा, इसलिए इस संस्था द्वारा पाकिस्तान को ग्रे सूची में डाल दिया गया। यूं कह सकता हूं पाकिस्तान को ग्रे सूची में। ग्रे सूची का मतलब यह होता है जिसमें इसके बिंदु होते हैं। इन बिंदुओं पर पाकिस्तान काम करने में तकरीबन 30 बिंदु होते हैं। इन बिंदुओं पर पाकिस्तान काम करने में असफल रहा, असमर्थ रहा, अतः इस सूची में पाकिस्तान को डाला गया। इसके द्वारा फाइनेंशियली एक्शन टास्क फोर्स द्वारा जिसका गठन किया गया था, आपको पता होना चाहिए सबको, इस फाइनेंशियली एक्शन टास्क फोर्स का गठन किया गया था 1989 में। और इसका जो मुख्य जो ऑफिस है वो आपके फ्रांस के पेरिस में है। पाकिस्तान को ग्रे सूची में डाला है और ये डाला है FATA। इसका जो मुख्यालय है वो फ्रांस के पेरिस में है और इसका जो गठन किया गया था G7 सदस्य देशों द्वारा। G7 सदस्य देश आप सबको पता है कि दुनिया की सबसे ज्यादा जो पावरफुल जो देशों का समूह है वो G7 है। इसके अलावा अगले क्वेश्चन की अपन महत्वपूर्ण बात करेंगे। अभी जो आपके बीच में चर्चा करेंगे, अभी बात करेंगे, आप सबको पता है 21 जनवरी को प्यारे बच्चों हम मातृभाषा दिवस मनाते हैं। और इस फरवरी 2020 में जो अपना एक पूरी दुनिया की भाषाओं का जो सर्वे हुआ है, इसको अपन क्यों कह सकते हैं कि वर्ल्ड लैंग्वेज डेटा वर्ल्ड लैंग्वेज डेटा जो कार्यक्रम हुआ, जो पूरी दुनिया की तमाम भाषाओं का मूल्यांकन किया गया कि कौन सी भाषा को कितने सारे लोगों द्वारा बोला जाता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा हमारी जो हिंदी भाषा है, इस हिंदी भाषा को तकरीबन दुनिया की जो सर्वाधिक बोली जाने वाली 20 भाषाएं हैं, इनमें तीसरे स्थान पे इनको महत्व दिया गया। यूं कह सकता हूं कि हिंदी को दुनिया में तीसरी सबसे बड़ी भाषा के रूप में बोला जाता है, जिनके बोलने वाले लोगों की संख्या है तकरीबन 61.5 करोड़ लोग।
वर्ल्ड लैंग्वेज डेटा, वर्ल्ड लैंग्वेज डेटा है। इसके अनुसार हिंदी को दुनिया में 61.5 लोगों द्वारा बोला जाता है। जो दुनिया की कौन सी भाषा है? तीसरी सबसे बड़ी भाषा। इसके साथ ही बच्चों आपको पता होना चाहिए कि सर्वाधिक दुनिया में बोले जाने वाली भाषा आप सबको पता है, वो है अंग्रेजी भाषा। अंग्रेजी भाषा को पूरी दुनिया में 113.5 करोड़ लोग बोलते हैं। 113 करोड़ 5 लोग बस, जो फर्स्ट नंबर पे है 113.5 करोड़ लोग। इसके साथ ही पहले स्थान पे है, अपनी हिंदी तीसरे स्थान पे है। इसके साथ ही इन 20 भाषाओं में जो 5 अन्य भारतीय भाषाओं को भी इसमें शामिल किया गया। ये 5 अन्य जो भारतीय भाषाएं हैं ये आपको बताना चाहूंगा। 7वें नंबर पर आपकी है बंगाली है, 11वें पे आपकी उर्दू है और 15वें पे आपकी मराठी है। इसके अलावा 17वें पे आपकी कन्नड़ है और 19वें पे आपकी तमिल भाषा है। सॉरी, 17वें पे आपकी है तेलुगु भाषा। ये 5 अन्य भाषाएं भी इस सूची में 20 की जो सूची है इनमें इनकी भारतीय भाषाओं को शामिल किया गया। मैं दोबारा एक बार रिपीट करूंगा कि वर्ल्ड लैंग्वेज डेटा है, इसके अनुसार 61.5 करोड़ लोगों द्वारा दुनिया में हिंदी सर्वाधिक तीसरी बोली जाने वाली भाषा है। पहले नंबर पर बोले जाने वाली भाषा 113.5 करोड़ लोगों के साथ में अंग्रेजी भाषा है। और इसके साथ ही 6 कुल जो भारतीय भाषाएं जो बोली जाती हैं इस 20 भाषाओं में, इनमें बंगाली, उर्दू, मराठी, तेलुगु और तमिल है। इसके अलावा हम चर्चा करेंगे, अगला हमारा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है लद्दाख। लद्दाख में आपके फरवरी 2020 में आपका 3 दिवसीय एक जो आपका कार्यक्रम हुआ, वो पक्षी गणना की जो 2 नई प्रजातियां हैं इनकी खोज की गई। आपको पता होना चाहिए प्यारे बच्चों, लद्दाख जो अपना केंद्र शासित प्रदेश है इसका गठन हुआ था, लद्दाख का गठन हुआ था 31 अक्टूबर 2019 को। इसके साथ ही एक अन्य राज्य का भी गठन हुआ था, वो राज्य था आपका जम्मू कश्मीर और लद्दाख। लद्दाख जो आपका केंद्र शासित प्रदेश है ये बिना विधानसभा वाला केंद्र शासित प्रदेश है। सीधी भाषा में आपको यूं कह सकता हूं कि जहां पर आपका उपराज्यपाल शासन के सर्वा होता है। और जो आपका जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर विधानसभा वाला केंद्र शासित प्रदेश है। लद्दाख का जो पहला उपराज्यपाल है वो राधा कृष्ण माथुर है और राधा कृष्ण माथुर है। और इसके लद्दाख की अपन बात करें तो उत्तर में चीन देश है और लद्दाख के पूर्व में जो देश है वो आपका तिब्बत देश है। यहाँ जो ये जो पक्षी गणना की गई थी, ये पक्षी गणना की गई थी आपकी वन्य जीव संरक्षण द्वारा एवं लद्दाख पक्षी क्लब के संयुक्त तत्वाधान में यह गणना की गई थी। इस दौरान इसमें जो 2 नई प्रजातियों की जो खोज की है, ये 2 नई प्रजातियां आपको बताना चाहूंगा मैं। लाल गले वाली सारिका, लाल गले वाली सारिका, लाल गले वाली सारिका। दूसरा जो आपका पक्षी है उसको अपन कह सकते हैं सुरमिला जल पक्षी, सुरमिला जल पक्षी, सुरमिला जल पक्षी। यह इसी गणना में इनकी खोज की गई। आगे हम प्यारे बच्चों बात करेंगे मैं एक बार आपको फिर रिपीट कर रहा हूं,
ये जो अपना समसामयिकी घटना चक्र फरवरी 2020 का चल रहा है, ये आपके दिल्ली पुलिस, रेलवे का कंपटीशन, राजस्थान पुलिस, पटवार, ग्राम सेवक और आपके जो रीट का जो कंपटीशन है, इसके अलावा जो स्कूल लेक्चरर का जो फर्स्ट पेपर है, उस लिहाज से क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। आप लगातार इसका रिवीजन जारी रखें। निश्चित रूप से ये आपकी तैयारी में इसके आपके स्कोर को अप करने का काम करेंगे। इसके साथ ही आगे हम बात करेंगे अगला जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो प्यारे बच्चों है जो अपना श्यामा प्रसाद जो रुर्बन मिशन योजना है, ग्रामीण क्षेत्र की योजना है, श्यामा प्रसाद रुर्बन मिशन योजना। ये श्यामा प्रसाद रुर्बन मिशन योजना का शुभारंभ आपका 2016 में प्रधानमंत्री जी द्वारा किया गया था और इस योजना का उद्देश्य है बड़े जो गांव हैं, बड़े गांवों में शहरों जैसी सुविधाएं स्थापित करना। जो मैं दूसरी भाषा में यूं कह सकता हूं कि शहरों की जो बढ़ती पॉपुलेशन है, इनको थोड़ा सा गांव की तरफ डाइवर्ट करना, या यूं समझ सकते हैं जिन गांवों में आबादी करीबन 20,000 25,000 से लगभग है, इनसे अबाउ है, उन गांवों में शहरों जैसी सुविधाएं आबादी के अनुसार स्थापित करना। तो अपनी योजना का नाम है श्यामा प्रसाद रुर्बन मिशन योजना। इसका शुभारंभ प्यारे बच्चों आपको जानकारी होगी, इस योजना का शुभारंभ हुआ था फरवरी 2016 और योजना का जो मुख्य उद्देश्य है वो ग्रामीण क्षेत्रों में शहरीकरण की सुविधा मुहैया कराना। ये इसे मिशन का मुख्य ध्येय। शुभारंभ प्रधानमंत्री जी द्वारा किया गया था। मैं कह सकता हूं फरवरी 2020 में इस योजना ने 4 साल सफल पूरे कर लिए। श्यामा प्रसाद रुर्बन मिशन योजना। अगला जो अपना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो प्यारे बच्चों में आपसे बीच बात करेंगे जो अपना भारतीय क्रिकेट टीम के जो खिलाड़ी हैं, जिनको आप क्रिकेट के भगवान के नाम से भी जानते हो, सचिन तेंदुलकर। आप सबको पता होना चाहिए प्यारे बच्चों, सचिन तेंदुलकर के का जो 6वां विश्व कप था 2011 में, इस विश्व कप पे भारत विजेता रहा था इस विश्व कप में। और उनका जो इस विश्व कप के जीतने के बाद में सचिन तेंदुलकर का जो पूरे स्टेडियम में जो चक्कर लगाने का उनका मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में एक खास लम्हा था। इस लम्हे को जो अपने एक टाइटल दिया गया था और इस टाइटल का नाम है कैरिंग ऑन द शोल्डर्स ऑफ ए नेशन। कैरिंग ऑन द शोल्डर्स ऑफ ए नेशन नाम दिया गया था। कैरिंग ऑफ शोल्डर्स एंड ए नेशन, ये नाम इससे लम्हे को दिया गया था। और आपको पता होना चाहिए फरवरी 2020 में सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट का जो दुनिया का बड़ा सम्मान होता है, जिसको आप लॉरेंस स्पोर्टिंग मोमेंट पुरस्कार के नाम से भी जान सकते हो, कह सकते हो। यह पुरस्कार फरवरी 2020 में सचिन तेंदुलकर को बर्लिन में प्रदान किया गया था। लॉरेंस सपोर्टिंग मोमेंट, ये एक आपका एनजीओ है, ये दिया गया था फरवरी 2020 में सचिन तेंदुलकर। इस पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 2000 में। तय करीबन आप लोग यूं भी कह सकते हैं, एग्जाम में यूं भी पूछा जा सकता है कि कौन सा पुरस्कार 20 वर्षों बाद सचिन तेंदुलकर को प्रदान किया गया। तो यह पुरस्कार 20 वर्ष के बाद में, 20 साल के बाद में
दिया गया है सचिन तेंदुलकर को। इससे पहले ये पुरस्कार 2000 में दिया गया था। इसके अलावा चर्चा करेंगे तो सचिन का ये जो पुरस्कार था, इसको 2011 का जो उनका मूवमेंट था, अभी जो बात कर रहे थे अपन, उस मूवमेंट के लिए इनको एक पुरस्कार दिया गया था। इसके अलावा पहले बच्चों बात करेंगे भारतीय पुरातत्व जो सर्वेक्षण है, जो अपने देश की कल्चर संबंधी या संस्कृति संबंधी चीजों की जानकारी रखता है, इनके सर्वेक्षण करता है। और इस सर्वेक्षण का जो मुख्यालय वो आपके दिल्ली में स्थित है, आपको पता होना चाहिए। तो इन्होंने भारतीय जो आपका पुरातत्व सर्वेक्षण है, इन्होंने आपका टीजे अलोन की अध्यक्षता में एक 7 सदस्य ही जो एक कमेटी का गठन किया है प्यारे बच्चों। इस कमेटी का जो मुख्य उद्देश्य होगा यह होगा कि औरंगजेब के भाई दारा शिकोह का जो कब्र है, इसको दोबारा से खोजने का काम चल रहा है। दारा शिकोह की कब्र क्यों खोज जा रही है प्यारे बच्चों, आपको पता होना चाहिए। दारा शिकोह वो था जिसने मुगल शासन के दौरान दारा शिकोह ने श्रीमद् भगवत गीता को फारसी भाषा में अनुवाद किया था, या यूं कह सकते हैं कि भारतीय संस्कृति के जो करीब था दारा शिकोह है, उस समय मुगल शासन में इन्होंने जो अपने हिंदू धर्म का जो आपका ग्रंथ है श्रीमद् भगवत गीता, इनका फारसी भाषा में अनुवाद किया था। इसलिए केंद्र सरकार इससे दारा शिकोह की कब्र है, इसकी खोज का जो काम है वो अभी मैं आपको बताया 7 सदस्य जो कमेटी है उसको दिया गया। इसके अलावा बात करेंगे, ये जो क्वेश्चन है ये मैं आपको बताना चाहूंगा, आपकी जो टीचर की एग्जाम है उसमें आपका फर्स्ट ग्रेड एग्जाम है, आपका सेकंड ग्रेड है जिसमें जीके का पेपर है दोनों में। इसके अलावा पुलिस कांस्टेबल, पटवार, ग्राम सेवक और दिल्ली पुलिस, रेलवे जैसे कॉम्पिटिशन में ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। दारा शिकोह का जन्म आपको पता होना चाहिए, मार्च आपका 1615 में हुआ था और मृत्यु हुई थी अप्रैल 1659 में। तो आज के लिए प्यारे बच्चों इतना ही है। कैसा लगा आपको? हम अगली क्लास में आपके बीच में कल आपके बीच में उपस्थित फिर होंगे, और अगला जो तीसरा जो अपना क्लास रहेगा उसमें फरवरी माह का कंप्लीट जो महत्वपूर्ण घटना चक्र है फरवरी 2020 की उनमें चर्चा कर लेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, जय विनय।